नमस्कार, मैं अशोक भोजक विद्या भारती की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में कक्षा 12 के पिछले वीडियो में हमने पूंजी पर ब्याज का लेखा संबंधी प्रावधान पढ़े थे। आज का टॉपिक हमारा है आहरण पर ब्याज की गणना। आहरण पर ब्याज की गणना करने की निम्न दो विधियां हैं। आहरण पर ब्याज की गणना निम्न दो विधियों से करेंगे और किस प्रकार से आहरण पे ब्याज की गणना की जाती है इस पर इस वीडियो में हम परिचर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि हमारा टॉपिक है आहरण पे ब्याज, जिसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग साझेदारी संलेख में यदि उल्लेख है कि आहरण पर ब्याज वसूला जाएगा तो निश्चित रूप से आहरण पे ब्याज एक साझेदारी फर्म के लिए आहरण पे ब्याज क्या है? आय है। और आहरण पे ब्याज आय है तो साझेदारों के लिए खर्च होगा। आहरण होता क्या है? जैसा कि हमने कक्षा 11 में पढ़ा है, आहरण क्या होता है? साझेदार इस व्यवसाय के स्वामी हैं और स्वामी द्वारा अपने व्यवसाय से धनराशि या माल के रूप में कुछ निकालना आहरण कहलाता है। और साझेदारों के व्यक्तिगत उपयोग के लिए कोई राशि या माल निकालना आहरण कहलाता है। तो अपनी फर्म से साझेदार पैसा निकालता है, माल निकालता है तो वो आहरण होगा। फर्म के लिए आहरण पे ब्याज आय होगा, क्योंकि साझेदारों को उनकी पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, वो आय हो जाती है। और साझेदार कोई राशि निकाल लेते हैं तो फर्म द्वारा उनको ब्याज वसूलेगी उनसे, तो वो आहरण पे ब्याज फर्म के लिए आय हो गई। जैसा कि हमने P&L एप्रोप्रिएशन में उसे आय पक्ष में दिखाया था, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा था हमने। आज उसकी गणना करने की अलग अलग विधियों पर परिचर्चा करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आहरण पे ब्याज करने की गणना करने की कितनी विधियां हैं? दो विधियां हैं, जिसमें पहली विधि है विभिन्न तिथियों पर असमान राशि आहरित की गई हो, और दूसरा है कि दो प्रावधान है नियमित अंतराल पर समान राशि आहरित की गई हो। इसके अंतर्गत मतलब भिन्न भिन्न तिथियां हो, अलग अलग डेट पर आपने अलग अलग राशियां निकाली हो। मान लो कि 1 अप्रैल को 5,000 रुपये निकाले, फिर आपने 3 महीने बाद 2,000 रुपये निकाले, फिर 1 महीने बाद ही 7,000 रुपये निकाल लिए, तो क्या हो गई? भिन्न भिन्न तिथियां हो गई। अप्रैल को निकाला, फिर 3 महीने बाद निकाला, फिर 1 महीने बाद निकाला, फिर अगले 2 महीने बाद निकाला, फिर 15 दिन बाद निकाल लिया, तो भिन्न भिन्न तिथियां हो गई। और राशि भी कभी 2,000 निकाली, कभी 1,000, कभी 5,000। राशि भी असमान है, तिथि भी भिन्न भिन्न है। तो हम ये परिस्थिति बनती है, इस परिस्थिति के अकॉर्डिंग ब्याज की गणना करेंगे। और जब नियमित अंतराल नियमित हो, प्रत्येक 2 माह में 500 रुपये निकालता है, प्रत्येक माह 500 रुपये निकालता है, प्रत्येक 3 माह में 1,000 निकालता है, तो वहाँ पर राशि भी समान है और नियमित अंतराल भी है। तो ये परिस्थिति बनती है। तो गणना इस परिस्थिति से होगी। विधि क्या है इसके अंतर्गत जो आती है, इसमें देखेंगे। तो विभिन्न तिथियों पर असमान राशि से आहरण किया गया हो तो आपको अप्लाई कौन सी परिस्थिति बनती, ये परिस्थिति बनती है। और इसके अंतर्गत 2 विधियां आती है। एक तो हो गई आपकी सरल विधि, और बी हो गई आपकी गुणनफल विधि। सरल विधि से सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। सरल विधि से अगर आहरण पे ब्याज निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला रहेगा इसका? कुल आहरित राशि गुणा दर बट्टा 100 गुणा माह बट्टा 12। यदि माह में निकाला हुआ है
तो आपको यहाँ पे महान लिखना है और डेज के अकॉर्डिंग सूचना दे रखी है, तो आप यहाँ पे दिन बटा 365 भी लिख सकते हो और गणना करते समय। सिंपल मेथड से कितनी राशि आहरण की गई, कब की गई, उस तिथि से लेकर अंतिम तिथि तक, जिस तिथि को आहरण किया गया है उस तिथि से लेकर अंतिम तिथि तक के माह काउंट कर लें, वो लिख दें। ब्याज की दर, आहरण पे ब्याज की दर ये निश्चित होगी साझेदारी संलेख में, जो तय की गई है वो दर आ जाएगी ब्याज की दर, बट्टा सू आ जाएगा, और माह उतने माह जितने माह उसने आहरण की राशि काम में ली है, कब से ली है, उसे अंतिम तिथि तक जो ब्याज की गणना करेंगे उस तिथि तक कितने माह होते हैं वो माह लिख दें और 12 लिख दें। डेज के अकॉर्डिंग है तो दिनों की संख्या लिख दें और 365 लिख दें। गणना इन दोनों में से एक ऑप्शन से की जाएगी। ये सिंपल मेथड है, जैसा कि हमने पूंजी पर ब्याज में भी किया था। पूंजी की राशि गुणा दर बटा 100 गुणा माह बटा 12। सिंपल मेथड से गणना हमने सवाल में सीधे की भी थी कि मान लो कि आहरण पूरे 12 महीने के लिए किया गया है। ए ने, मान लो ए ने, ऊपर लिख देते हैं, ए ने 1/4/12 से 1000 रुपये आहरण किया और 31/12/12 को समाप्त वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से 6% वार्षिक दर से आहरण पर ब्याज की गणना करें। आहरण पर ब्याज की गणना करें। अब देखो 1/4/12 से उसने आहरण किया 1000 रुपये, तो उस स्थिति में कुल आहरण कितना किया, 8 महीने किए इसने। 1/4/12 से 9 महीने हो गया। अब 9 महीने के लिए आहरण किया है तो 9000 रुपये किया है मान लो, तो 9000 गुणा दर 6%, माह कितने हो गए 9/12, सीधा सीधा निकल जाएगा 45,405। तो ये सरल विधि से इस प्रकार से आप गणना करेंगे। गुणनफल विधि में ये आपको पता है एक से अधिक बार आहरण किया जाता है। जैसे हमने पूंजी पर ब्याज की गणना में गुणनफल विधि से आपने पूंजी पर ब्याज निकाला था, वो सेम यहाँ पर रूल अप्लाई करना है। आपको एक सारणी बनानी पड़ेगी जिससे गुणनफलों का योग ज्ञात होगा और उसी सारणी से आप गुणनफल की राशि ज्ञात कर सकते हैं। और गुणनफल विधि का फॉर्मूला क्या रहेगा, गुणनफलों का योग गुणा दर बटा 100 गुणा 12। एक से अधिक बार आहरण किए गए हैं, बार बार आहरण किए, अलग अलग तिथि से किए गए हैं, तो इस तरीके से भी सरल विधि से भी निकाल सकते हो। और गुणनफल विधि उसके लिए ज़्यादा उपयुक्त रहेगी कि गुणनफल विधि से आप आहरण पर ब्याज की गणना कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, ये सारणी बनानी पड़ती है कि यहाँ पे डेट आ जाती है और डेट के बाद में याद आ गया आपको, आहरण पे ब्याज से पहले हमने पूंजी पर ब्याज भी गुणनफल विधि से निकाला था। उसमें भी हमने डेट यहाँ पर, अमाउंट यहाँ पर, उसका कितने माह, ये आ गया उसका डेट, अमाउंट, ये टाइम पीरियड, अवधि आ गई, और ये प्रोडक्ट आ गया। प्रोडक्ट में भी एक्स वाई और अमाउंट में भी एक्स वाई। इस प्रकार से ज्ञात किया था हमने कि 1/4/12 को अगर निकालता है कितने रुपए निकालता है, 10,000 रुपये निकालता है। 31/12 को अगर वर्ष की समाप्ति है तो ये 9 महीने के लिए निकालता है, यहाँ 90,000 रुपये हो जाएगा। और ऐसे ही 1/7/12 को ये निकालता है 5,000 रुपये,
तो ये 6 महीने के लिए निकालता है, तो यहाँ 6 महीने हो जाएगा, ये 30,000 हो जाएगा। इसके योग 90, इसका 30। आहरण पे ब्याज की गणना का दर मान लो 6% है, तो किस प्रकार से निकालेंगे इसका 90,000 गुणा 6/100 गुणा 12, 2 0 से 2 0 और ये आ गया 450। ये x का हो गया और y का भी इस प्रकार से 30,000 गुणा 6/100 गुणा 12, 2 0 से 2 0, 6 2 12 और ये 150। कि पूर्व में बताया था मैंने कि आहरण पे ब्याज और पूंजी पर ब्याज गुणनफल विधि से सेम गणना होती है, उसको पूंजी पर ब्याज है और ये आहरण पर ब्याज है। जब एक समान राशि ना हो और तिथियां भी क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो गुणनफल विधि ज़्यादा उपयुक्त रहती है। सरल विधि और गुणनफल विधि से आप जब ये परिस्थिति बनती है, विभिन्न तिथियां हैं, अप्रैल के बाद में जून में निकल रहा है, जून के बाद में जुलाई की 15 को निकल रहा है, फिर अगस्त 31 को निकाल रहा है, राशि भी कभी 500, कभी 700, कभी 1500, कभी 2500, तो उस स्थिति में आप गुणनफल विधि से आहरण पे ब्याज की गणना कर सकते हैं। तो ये वह परिस्थिति जो पहली है, उससे किस प्रकार आप गुणनफल विधि या सरल विधि से आहरण पे ब्याज की गणना करते हैं। दूसरी विधि है इसकी नियमित अंतराल पर समान राशि आहरित की गई हो। तो इसमें भी दो स्थितियां बनती है। इसमें वैसे विधि तो एक ही लगेगी, औसत अवधि विधि। इसमें विधि तो एक ही लगती है, औसत अवधि विधि। औसत अवधि विधि में दो प्रकार हो सकते हैं कि एक तो मासिक आधार पर आहरण किया जाए और एक त्रैमासिक आधार पर आहरण किया जाए। नियमित अंतराल हो, राशि समान हो, तो आप औसत अवधि विधि से आहरण पे ब्याज की गणना करेंगे। नियमित अंतराल का मतलब क्या हुआ कि प्रश्न में सीधा सीधा लिखा हुआ आएगा कि x 500 रुपये प्रत्येक माह के अंत में 500 रुपये आहरण करता है। प्रत्येक माह का मतलब हर महीने आहरण करता है, तो वहाँ पे अंतराल एक एक माह हो गया और 500 रुपये प्रत्येक माह कर रहा है, तो राशि भी समान हो गई। इसी प्रकार y प्रत्येक 3 माह के अंत में 1500 रुपये आहरण करता है या 2000 रुपये आहरण करता है, तो वो 12 महीने तक 3 महीने से 1500 रुपये आहरण करेगा, तो वो राशि वहाँ पर समान हो गई 1500। और अवधि और अंतराल भी देखा जाए तो 3 महीने समान हो गया। तो हमें प्रश्न की सूचना से ये दोनों विधियों का पता चल जाता है कि इसमें से कौन सा प्रावधान है प्रश्न में और कौन सी विधि से हमें आहरण पे ब्याज की गणना करनी होगी। तो उस स्थिति में जब अंतराल निश्चित हो या नियमित हो और राशि भी समान हो, तो उस स्थिति में औसत अवधि विधि से आहरण पे ब्याज की गणना करनी होगी हमें। उसमें भी हमें यह देखना है कि मंथली आहरण करता है या क्वार्टरली करता है, मासिक आधार पर आहरण कर रहा है, मासिक आहरण कर रहा है या त्रैमासिक आहरण कर रहा है, मासिक आहरण या त्रैमासिक आहरण। मासिक आहरण कर दो, मासिक आहरण या त्रैमासिक आहरण, मासिक आहरण या त्रैमासिक आहरण किस प्रकार से आहरण करता है, ये भी प्रश्न में आपको लिखा हुआ होगा। तो मासिक आहरण, अब इस पे चर्चा करते हैं। औसत अवधि विधि का फॉर्मूला क्या है? औसत अवधि विधि का फॉर्मूला क्या है? औसत अवधि विधि इसका फॉर्मूला है कुल आहरित राशि
गुणा दर बट्टा 100 गुणा औसत माह बट्टा 12। कुल आहरित राशि की उसने राशि कितनी आहरण की, दर प्रश्न में दी हुई होगी। अब बात आती है औसत माह। औसत माह किस प्रकार से ज्ञात होते हैं, इसके लिए हमें एक टेबल समझनी होगी। वो टेबल किस प्रकार से होगी ये देखें। संभवतः ये समझ में आ गया होगा पहली विधि। तो यहाँ पे इसकी टेबल बनाते हैं इसकी। सेकंड विधि में औसत माह की गणना, औसत माह की गणना किस प्रकार से की जाती है, त्रैमासिक या मासिक। सबसे पहले मासिक आहरण की बात करते हैं। अगर मासिक आहरण क्या हो, प्रत्येक महीने निकालता हो पैसा साझेदार, तो किस प्रकार से। अब देखो प्रत्येक महीने निकालता है तो उसमें भी वो अलग अलग कंडीशन हो सकती है कि वो माह के प्रारंभ में, माह के मध्य में और माह के अंत में। अगर इन 3 कंडीशन से पैसा निकालता है सिचुएशन अलग अलग बन सकती है। तो क्या सिचुएशन है प्रश्न के अनुसार समझ में आ जाएगा और उसी आधार पर ब्याज की जो दर होगी वो भी औसत माह जो होंगे वो भी चेंजेस होंगे प्रश्न की इस सूचना के साथ ही कि वो सिचुएशन क्या है प्रश्न में, कि किस प्रकार से वो आहरण करता है साझेदार, कि माह के प्रारंभ में करता है, कि माह के मध्य में आहरण करता है या माह के अंत में आहरण करता है। तो वो स्थिति मासिक आहरण की बनेगी, प्रथम में, मध्य में और अंत में। ये तो बनी सिचुएशन कि वो माह में कब आहरण करता है, महीने में प्रारंभ में करता है, मध्य में करता है या अंत में करता है। अब आहरण पर ब्याज कितने महीने के लिए काउंट होगा, ये आहरण उसने कितने महीने के लिए किया है, मतलब कि उसने 9 महीने पैसे को उपयोग लिया है, 6 महीने लिया है या पूरा 12 महीने लिया है। ये भी तिथि आपको प्रश्न में समझ में आ जाएगी कि उसने राशि पूरे 12 महीने के लिए उपयोग में लिए है। आहरण कब किया है, उससे अंतिम तिथि तक, आपकी वर्ष की अंतिम तिथि तक आपको ये पता चल जाएगा कि अप्रैल में अगर उसने आहरण किया है और आपका वर्ष की अंतिम तिथि दिसंबर है तो उसने 9 महीने के लिए पैसे उपयोग में लिए हैं। और जनवरी में अगर उसने आहरण किया है, जनवरी से शुरू किया है और दिसंबर तक किया है, तो 12 महीने के लिए उसने पैसे उपयोग में लिए हैं। और ऐसे ही अगर 1 जुलाई से अगर आहरण शुरू करता है और दिसंबर तक, वर्ष की अंतिम तिथि तक आपको ब्याज की गणना करनी है, तो 6 माह के लिए उसने आहरण किया है। तो उस स्थिति में औसत माह भी परिवर्तित होंगे। ये आप देखें कि हमें ये देखना होगा कि 12 माह के लिए उसने 12 माह आहरण किया है, 9 माह किया है या 6 माह। यहाँ पर औसत माह की स्थिति परिवर्तित हो जाएगी। फॉर्मूला क्या रहेगा, n+1/2, मध्य में n/2 और अंत में n-1/2। n फॉर नंबर ऑफ मंथ इन ए ईयर, कि आप के वर्ष में कितने माह के लिए आहरण किया गया है, नंबर ऑफ मंथ इन ए ईयर। 12 माह के लिए आहरण किया है तो 12 + 1/2, 13/2 मतलब 6.5 औसत माह होगा। किसी भी साझेदार ने अगर पूरी 12 महीने के लिए आहरण किया है और माह की प्रथम तिथि से आहरण करता है तो उसका औसत माह कितना होगा, 6.5 होगा। 6.5 औसत माह के लिए आहरण पे ब्याज देना होगा। और n/2 पूरे 12 महीने के लिए आहरण किया है तो उसे औसत माह 6 माह का ब्याज देना होगा। और उसने अंत में किया है
मध्य में किया है तो 6 औसत माह होगा, और अंत में किया है तो 12 माइनस 1/2, यहाँ 5.5 होगा। तो ये औसत माह। देखो सिचुएशन के साथ ही स्थिति क्या बनती है कि माह के प्रथम में आहरण करता है तो 6.5 माह का औसत 6.5 माह का उसे ब्याज देना पड़ता है, मध्य में करता है तो 6 माह का ब्याज देना पड़ता है, और अंत में करता है तो 5.5 माह का ब्याज उसे चुकाना पड़ता है। तो स्थितियाँ क्या बनती है पूरे 12 महीने के लिए। 9 महीने के लिए तो यहाँ पर 12 के स्थान पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 माह के लिए आहरण करता है तो 9 + 1/2, 5 माह का प्रथम में औसत माह क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। इसकी सूचना क्या आएगी, वैसे मैंने बताया कि 1 अप्रैल से आहरण करता है और दिसंबर अंतिम तिथि 31 दिसंबर, तो 9 माह के लिए पैसा उपयोग में लिया है तो औसत माह क्या हो जाएगा, प्रथम तिथि को आहरण करता है तो औसत माह 5 हो जाएगा, और मध्य में करता है तो औसत माह 4.5 हो जाएगा, और अंत में 9 महीने के लिए अंत में आहरण करता है प्रत्येक माह के तो 9 माइनस 1/2 4 हो जाएगा। 6 माह तक ही आहरण करता है और प्रथम मध्य और अंत में करता है तो भी स्थितियां परिवर्तित होती है। 6 + 1/2 3.5 हो जाता है, 6/2 3, और 6 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, 2.5। तो ये औसत माह कहाँ लिखना है आपको, ये स्थिति अलग बन गई, ये स्थिति अलग बन गई, और ये स्थिति अलग बन गई। तो ये टेबल आपको अपने आप समझ में आ रही होगी कि किस प्रकार से आपको आहरण में औसत माह की गणना करनी होगी। औसत माह की गणना में तय करना होगा कि पूरे 12 माह आहरण किया है, 9 माह आहरण किया है या 6 माह आहरण किया है। उसी कंडीशन, और वो भी प्रथम मध्य और अंत में कब कब आहरण करता है, उसी प्रकार से आपको साझेदार के आहरण पे ब्याज की गणना करनी होगी। ये हो गया मासिक आहरण। इसी में त्रैमासिक आहरण अगर हो तो त्रैमासिक आहरण में क्या करना है, चेंजेस क्या होगा, सी में रहना है। त्रैमासिक आहरण में बस क्या होगा, यहां पर प्रति माह है तो यहां पे n+1/2 है, और त्रैमासिक होगा तो यहां n+3/2 हो जाएगा। n प्लस नंबर ऑफ मंथ 12 है तो 12 महीने, 9 है तो 9 महीने, और 6 है तो 6 महीने हो जाएगा। लेकिन यहाँ मासिक आहरण था तो आपको n+1/2 करना था, और त्रैमासिक आहरण है तो n+3/2 करना है। फॉर एग्जाम्पल कि माह के प्रथम में त्रैमासिक प्रत्येक 3 महीने के अंत में या प्रत्येक 3 महीने के प्रारंभ में आहरण करता है और पूरे 12 महीने के लिए करता है तो औसत माह क्या होगा, 12 + 3/2 7.5 माह का उसे क्या देना होगा, आहरण पर ब्याज उससे वसूला जाएगा या उसके द्वारा भुगतान किया जाएगा। ऐसे ही मध्य में हो जाएगा, मध्य में भी n/2 तो यहाँ पर 12/2 6 हो जाएगा, और अंत में अगर आहरण करता है 12 महीने के तो n-3/2 तो यह 12 - 3/2 ये हो गया आपके 4.5। इसी प्रकार 9 माह के लिए है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 + 3/2 9/2 9 - 3/2। ऐसी 6 माह के लिए तो 6 माह का हो जाएगा। यदि प्रश्न में कोई सूचना तिथि की नहीं दी गई हो तो मध्य में मानते हुए उसे 6 माह का ब्याज आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला मध्य में मानते हुए करना है, n/2 लगाना है। 12 महीने के लिए करता है तो उसे 6 माह का ब्याज, 9 महीने के लिए करता है तो 4.5 महीने का ब्याज देना होगा, और 6 महीने के लिए करता है। कोई तिथि नहीं दे रखी है प्रश्न में, तिथि वार कोई सूचना नहीं है, तो आप उसे मध्य में मानते हुए उसका औसत माह निकालेंगे। तो ये औसत माह से किस प्रकार से आप गणना करेंगे ये मैंने समझाया। एक एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं, इस सवाल से थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मान लो x
वाई 1 4 12 एक्स वाई फॉर्म में साझेदार हैं, एक्स वाई फॉर्म में साझेदार हैं, 1 4 12 से उनके आहरण निम्न थे। एक्स ने प्रत्येक माह के अंत में 1000 रुपये निकाले, और सेकंड वाई ने प्रत्येक माह के प्रथम में 2000 रुपये निकाले। ये प्रश्न है 31/12/12 को समाप्त वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से आहरण पर ब्याज की राशि ज्ञात करें। आहरण पर ब्याज की राशि ज्ञात करें। ये प्रश्न है, मानो कि एक्स वाई फर्म में साझेदार है, 1 4 12 से उनके आहरण निम्न थे। एक्स ने प्रत्येक माह के अंत में 1000 रुपये निकाले, वाई ने प्रत्येक माह के प्रथम में 2000 रुपये निकाले। 31/12/12 को मतलब 31 दिसंबर को समाप्त वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से आहरण पे ब्याज की राशि ज्ञात करनी है एक्स वाई की। एक्स वाई के आहरण पे ब्याज की राशि ज्ञात करें। समान राशि है 1000 रुपये, प्रत्येक माह के अंत में करता है। अब हमें तिथि देखनी है कि कब से आहरण कर रहा है। 1 4 12 से आहरण करता है, 31 दिसंबर को हमें आहरण पे ब्याज की गणना करनी है। तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 9 माह होते हैं। 9 माह होते हैं तो यहाँ औसत माह की गणना 9 माह के आधार पर होगी। कुल आहरित राशि एक्स की अगर कुल आहरित राशि की बात करें तो कुल आहरित राशि 9 महीने के लिए अगर करें तो 1000 गुणा 9 9000 रुपये हो जाएगा। अगर पूरे 12 महीने, यहाँ 1 जनवरी होता तो पूरे 12 महीने आहरण होता, पूरे 12 महीने आहरण होता तो 12 माह से औसत माह की गणना होती। अभी यहाँ पे 1 अप्रैल है और 31 दिसंबर तक 9 माह होते हैं, तो आहरण की राशि भी, कुल आहरित राशि भी 9 माह से 9000 रुपये होगी। और दर 6% है तो 6/100। और औसत माह कब आहरण करता है? माह के अंत में। ये आपका अंत हो गया। और 9 माह है तो ये देखो 9 माइनस 1/2, तो औसत माह कितना हो जाएगा? 4/12 हो जाएगा। तो 2 0 से ये 2 0 काट दें, 6 से 12 काट दें, 2 से 4 काट दें, 180 रुपये कितना हो जाएगा? 180 रुपये आहरण पे ब्याज, एक्स के आहरण पे ब्याज 180 रुपये हो गया। इसी प्रकार वाई के आहरण पे ब्याज, वाई 2000 रुपये प्रत्येक माह के प्रारंभ में आहरण करता है, लेकिन करता 9 महीने के लिए है। 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक आहरण पे ब्याज करना है, तो 9 महीने का मतलब 9 माह से ही औसत माह की गणना होगी। तो वाई सबसे पहले तो कुल आहरित राशि 9 महीने के लिए करता है, तो 2000 गुणा 9 18,000 रुपये हो जाएगा। और दर कितनी हो गई? 6/100। और औसत माह प्रारंभ में करता है तो 9 + 1/2 5 हो गया। तो यहाँ 5/12 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 काट दें, 6 से 12 काट दें, 2 बार गया, और 2 से आपका ये 180 90 450 रुपये आहरण पे ब्याज हो गया। इसी प्रकार अगर 12 से हो, पूरे 12 महीने के लिए होता है, यहाँ जनवरी होता तो 12,000 हो जाता, और औसत माह 5.5 हो जाता यहाँ पर 4 की जगह। और पूरे 12 महीने के लिए वाई करता तो यहाँ क्या हो जाता? 24,000 हो जाता, और औसत माह क्या हो जाता? 6.5 हो जाता। ये गणना करते समय ध्यान रखना है। और इसी प्रकार आप आहरण पे ब्याज की गणना की क्वेश्चन कर सकते हैं औसत विधि से और गुणनफल विधि से। जो भी आपके एग्जाम्पल और क्वेश्चन दिए हुए हैं वो कर सकते हैं। धन्यवाद।